असर साहब बहुत शुक्रिया। असल में चूँकि एक जो साफियाना तजस्सुस होता है ये चूँकि हमारे ख़मीर के अंदर हिस्सा होता है, और आप और मैं चूँकि मैं ख़ुद भी अपने आप को साफ़ी लिखता भी हूँ, कहता भी हूँ। शोभा साहब क्या हाल है? उसमें बुनियादी तौर पे ये चूँकि तजस्सुस के पूरे मुल्क में हुआ, क्योंकि पिछले 3-4 माह से लोगों का ये ख्याल था कि आज़ाद कश्मीर के हालात अबतरी में और बदतरीन थे तारीख के 76 साल दौर में। तो चूँकि मुल्क में इलेक्शन के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल थी, चूँकि KP और पंजाब में आपने देखा कि निगरान हुकूमतें 1 साल से ज़्यादा चली, और इन निगरान हुकूमतों का 1 साल से ज़्यादा चलना आइन के साथ खिलवाड़ था, आइन के साथ मजाक था। हमारे मुल्क ने नुकसान उठाया। 1956 का आइन ऐसा आइन था कि जिसमें 2 यूनिट बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान इस तरह पड़ा। 62 का आइन भी मरकजी नौयत का था, सदारती नौयत का था, सारी की सारी पावर का सर चश्मा सदर की ज़ात थी। मकनना आप कह सकते हैं कि सिर्फ सदर को जवाब देते। ये 73 का आइन का नतीजा है कि आप और मैं जिस जमहूरी सियासी माशरे में रहते हैं, ये हमारे 73 के आइन का नतीजा है, जो आलमोस्ट एक मुतफिका आइन था और जिसमें तमाम जो स्टेक होल्डर थे वो मुतफिक थे। और उसमें 2 ऐवान हमारे मुल्क के वजूद में आए, वो सेनेट था, एक कौमी असम्बली। लेकिन मुल्क में 5 साल भी वो आइन न चला, हमने उठा के बाहर फेंका। इस हवाले से इस साल आपने देखा कि पिछले साल मैंने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की हैसियत से सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पहली दफ़ा था कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म ऐवान बाला जो मुल्क का है उसके अंदर बात, और हमने उसमें बगैर किसी लगी लिपटी की अपना माफिया ज़मीर रखा था। और मैंने अपने भाई चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को ये कहा था कि हम यहाँ नहीं होंगे, ये बातें याद रखी जाएंगी। मैंने कहा कि किसने क्या कहा था, कैसे कहा था, किस मौका पे कहा था, क्या मौक़िफ़ था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रखा था। ये जो इलेक्शन थे, असगर साहब चूँकि आप आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं, हम ज़ाती तौर पे ये समझते हैं कि जो जिस तरह उसके अंदर शराकतदार था, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर एक नौसत और मनुसियत जिसके जो स्टेक हुए होंगे उसके साथ, वो माली हों, वो ज़ाती तल्लुकात के हों, किसी नौयत के हों, तारीख़ ज़रूर याद रखती है, जिसका ज़रूर करेगी। वक्त में अगर कोई खामोश रहेगा, खामोश रहा होगा, खामोश कराया गया होगा कब तक। अभी आप में से किसी साफ़ी भाई ने मुझे वो तस्वीर दिखा रहे थे जिसमें ऊपर ये मेरा जो ऑफिस है, इसमें हमारे भाई इधर अंदर बैठे हैं, चौधरी अली शान सोनी साहब। अच्छा, इधर है सोनी साहब भी हैं, और हज़रत किबला भी उसी एक कुर्सी के ऊपर सोनी साहब तशरीफ़ रखते हैं। और एक के ऊपर वो किरदार का मैं नाम नहीं लेता, हिंदुस्तान का एक ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ था, मैं उसका भी फ़िलहाल नाम नहीं लेता, कभी हुआ तो आपकी तफरीह के लिए करेंगे। वो किरदार है बुनियादी तौर पे, ज़हनी तौर पे मफलूज, जिस्मानी तौर पे मफलूज, रूहानी तौर पे तो आप ऐसा भटका हुआ कहें कि हमें तो बहुत सारा शक होता है। सच्ची बात है, चूँकि हमारे मुल्क में चूँकि मज़हब और ये सारी चीज़ें अब नहीं, ये नहीं पता कि वो कौन सा दीन है। चूँकि मैं आपको बताऊँ कि एक जो नया इंकशाफ हुआ, एक दाई के ज़रिए हमें जो पूरा पैगाम पहुँचा कि किसी की पैदाइश पे क्या कोहराम मचा था। हम इस बात पे तो सोनी साहब आप जट्टू को, अपने भाइयों को ये क्रेडिट देंगे कि आप लोग कह रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर साहब के थ्रू भी हमें ये बात ना मिली। आइंदा आने वाले दिनों में आपको बताएंगे कि बाज़ औक़ात जब बदरुएँ दुनिया में वजूद पाती हैं, दुनिया में आते हैं असगर साहब, देखिए कोई अच्छा बच्चा पैदा होने वाला कुर्बानी हो तो आपको पता है कि अच्छी हवाएं चलती हैं, अच्छे पैगाम आते हैं। और ये सुनने में आया कि उसको कई पैगाम, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमारे नॉलेज में आई है, ये शायद लोगों के सामने आनी थी। तो बहुत शुक्रिया, आपका जवाब लंबा हो गया, लेकिन चूँकि आप एक कौमी मरतबा मीडिया के साथ वाबस्ता हैं, इन इलेक्शन के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये अब हो गए, ये बड़ी बात है।
इन इलेक्शन का हो जाना, चूँकि मैं ये समझता हूँ कि कमज़ोर से कमज़ोर जमहूरियत, कमज़ोर से कमज़ोर सियासत मुल्क को आगे ले जा सकती है, कोई और रास्ता नहीं। इलेक्शन का होना बड़ी बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हो गए। अब आज़ाद कश्मीर की तरफ जो अज़म अतमाद असगर साहब आप कह रहे हैं, वो अज़म अतमाद की सूरत में आए, जिसमें चूँकि आप लोग पहले कहते थे, मैंने कहा था जी का जाना ठहर गया, सुबह गया शाम गया, घंटों दिनों की बात है, कोई क्या करेगा, ये जा रहा है, इंशाल्लाह अच्छी खबरें आपको मिलेगी। देखिए, आज़ाद कश्मीर के अंदर पहली बात तो ये है कि ये जो इस वक्त किसी को चेयरमैन लाया है जो कन्विक्टेड है, वो सुप्रीम कोर्ट के साथ टक्कर में इस वक्त आज़ाद कश्मीर में अदालतों में आपको एक बड़ी खुली खलीज नजर आएगी। एक ऐसा तमाशा है, और उस तमाशे के नतीजे में हमारे इदारों को कश्मीर हो, उसमें मुजफ्फराबाद हो, उसमें कमरे अलाट होते हैं, वहाँ से बैठ के डीलिंग होती है, और उस डीलिंग की ऑडियोज़ और वीडियोज़ का बहुत सारा रिकॉर्ड एक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में, अगर आप कहेंगे तो मैं नाम लेने से मैं किसी के बाप से नहीं डरा करता। एक ऑफिसर ने एबटाबाद में वीडियोज़ दिए। आपको पता है एबटाबाद में क्या होता है, कैसे होता है, चूँकि पहला आपका निज़ाम चलता था, और अभी भी पैरेलल इदारे जो हैं वो अपने आप, मैं ये समझता हूँ कि इसलिए हमें अपने इदारों पर फ़ख्र है कि किसी एक इंडिविजुअल रिपोर्ट या एक ओपिनियन नहीं चला। तो एक ऑफिसर है जो बड़ा झूठ सच कुछ ना कुछ करता है, जितना वो कॉम्पिटेंट होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे उस पर मैं अभी कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन उसने कुछ वीडियोज़ दी। जब वो वीडियो दी गई तो उसकी भी वीडियो है, ये टोटल को 150 प्लस वीडियोज़ हैं मुख्तलिफ। जब कभी बशारत को आवाज़ नहीं आती उस वक्त क्या कहा जाता है, जब किसी और को, चूँकि आपको पता है कि एक ऐसा आदमी कि जो सिर्फ माँ की गाली देता है, और वो इतनी बेहुदा गाली देता है कि वो कहते हैं कि अगर कुत्ते के भी कान में पड़े, स्मेल में आए तो कुत्ता मर सकता है, कहते कुत्ते सोंगे तो मर जाए, वो इतनी गंदी गाली देते। उन गालियों समेत की वीडियोज़ हैं। चूँकि जिस ऑफिसर ने दी उसका चूँकि बुनियादी तौर पर ताल्लुक उसी डिवीज़न से है, वो बेसिकली आज़ाद कश्मीर का रहने वाला नहीं है, लेकिन उसने आज़ाद कश्मीर को आपको तसर दिया कि मैं नेशनलिस्ट हूँ। उसने कहा जब नेशनलिस्टों के साथ जब भी डायलॉग उनको मुजाहरा कर तो भाई नेशनलिस्टों को उसका ये था कि माशाल्लाह इतने हमारे टैलेंटेड है बच्चे, हमारी यूथ, उन पर हमें फ़ख्र है। तो वो उन्होंने खुद ही इसका कच्चा चटा निकालते रहते कि वह तू आके हज़ारे तू थोड़े दादा इसे मस्जिद खादम सुन, खादम भी नहीं सुन और कुछ सुन, लेकिन बहरहाल खादम के भी बड़े आज़ाद। उस ऑफिसर के पास 150 वीडियोज़ है, 150 वीडियोज़ में से ज़्यादा भाई साहब ये अब आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उसने 15-20 हैंड ओवर किया एबटाबाद सर्वे में। अब उस वीडियोज़ इसलिए दे आया उनको कि अभी उनके साथ भी वो पूरे हैं कि कल अगर, और जो चेयरमैन लगाया है मुश्ताक जंजुआ, जिसको हम भी चाहते थे कि कहीं एडजस्ट हो जाए, इसमें तो नहीं चाहते थे, क्योंकि इसमें एडजस्ट होने के लिए खुद जो बंदा कन्विक्टेड है वो कैसे एहतसाब करेगा। वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात के हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। पहली बात तो ये है कि अगर एक सीक्रेट फंड है तो उसके सीक्रेट फंड के ऊपर डिस्कस हो सकता है, वो अगर सीक्रेट किस चीज़ का है। फिर अगर वो फंड है और उसकी चीज़ें वाज़ेह हैं और आइन ने दिया, और किसी काम के करने के लिए मुझे ये बताएं कि मैंने एक दफ़ा ये कहा था कि अगर कहते हैं अगर कोई ले गया पैसे, तो मैंने कहा वो ले गया जो मुझसे बहुत ताकतवर था, अगर मैंने नाम लिया तो भूचाल आएगा, इतना तमाशा खुलेगा कि आपके धुआं नहीं संभाल पाएंगे। आप कहेंगे हिंदुस्तान, आप कहेंगे हिंदुस्तान, क्योंकि आपके वो स्टेक पे आएंगे कि जिनकी आपका तस्वर नहीं। मैंने कहा सरदार तनवीर को पैसे की ज़रूरत है, मुझे उसको 3.5 करोड़ पर डे आते थे। मैंने कहा जो ले गया होगा मुझसे बहुत बड़ा होगा, जिसका मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता हूँ। लेकिन बुनियादी तौर पर जो सीक्रेट फंड्स की बात हो रही है, चूँकि जितने मैंने दिए होंगे, जिसकी वो बात करें, मुश्ताक जंजुआ कन्विक्टेड आदमी है, अनवारुल हक कन्विक्टेड आदमी है। इनकी जो गिरफ्तारी हुई तो वो क्या इसमें लग सकते थे?
ये बेसिकली मैं आपको बताऊं कि चूँकि जो बुनियादी तौर पर जो नेगेटिव माइंड होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, ये अनवार आपका अखबारात के लिए ट्रायल करके टाइम बाई करना चाहता है और लोगों को ये साबित करना चाहता है। उसके बाप ने और उसने जो जगह ली थी 700 कनाल उसमें से उसने दी हुई है। 4 मालकान मुझे पेपर बेच गए, मैं अभी अगर आपके सामने लाऊं, जिनको पेपरों पे जगह बेची गई लेकिन दोबारा इंतकाल कैसे कराते, वो ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए जगह ली गई। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि आज़ाद कश्मीर में बाज़ ऑफिसर्स ने, ये जो इस टाइप के लोग हैं, इन लोगों ने मिलकर ये किया हुआ कि आप गए, आपको किसी खाते में कमर्शियल प्लाट अलाट कर दिया। अब मकबूल साहब जैसे जो लोग मतलब काम करता है, मैंने कहा जी मकबूल साहब मैं दोनों प्लाट दे रहे हैं, इस प्लाट की वैल्यू इतनी है। हमें मुजफ्फराबाद में कुछ इंकशाफात हैं कि इस वक्त सिर्फ मुजफ्फराबाद में 123 के करीब अलाटमेंटें हैं जो विद इन सिटी हैं, वह रेजिडेंशियल है, किसी को शेड बनाने के लिए दी गई और किसी का 6 मरले का कमर्शियल प्लाजा है या किसी का 37 मरले का। ये 123 के करीब अलाटमेंट्स हैं जिसमें बहुत सारे लोग मुलव्वस हैं। आप साहब के अंदर बहुत रिटायर्ड बेहतरीन किस्म का जज लाएँ, बंदा लाएँ, उससे सवाल होंगे, हमारे सवालात के जवाब जिसको चाहिए होंगे। मेरी टर्म अल्लाह ताला ने इसको बड़ी बख्शियत दुआ, इंशाल्लाह अच्छा निकलेगा। देखिए बुनियादी तौर पर 2-3 बातें आपको वाज़ेह हूँ कि मैंने एक दफ़ा एक मौका पे ये कहा था कि मुझसे 4 वजारतें मांगी गई, तो वो 4 वजारतें मैंने किसी एक इंडिविजुअल ऑफिसर को नहीं दी। और उसमें मैंने ये कहा था कि मैं मारखोर को बदनाम नहीं होने दे सकता। मैं बल्कि खुल के बात की थी। मैंने कहा था कि ये वो मारखोर है कि मुझे वो सीन याद आता है कि जब रशियन गर्म पानियों की तरफ बढ़ना चाहते थे, तो मैंने कहा था कि आप में से कुछ लोगों को ये याद होगा कि रशियन प्रेसिडेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा में जब वो जूता मारा था इस तरह करके ऑन माई फुट, तो मैंने कहा ये मारखोर था कि बड़ी से बड़ी ताकत तो आपका दिन और रात जो है उसमें एक इंडिविजुअल किरदार को, चूँकि जब आप ये समझते हैं कि जो इसमें आते हैं सारे अच्छे होते हैं, नेको ऐसा नहीं होता। लेकिन आप और मैं जीते हैं, हमारा मुल्क आगे बढ़ता और जीता है उनकी वजह से जो अच्छे। इनफरादी तौर पे बाद लोग नफ्सियाती पेशेंट भी होते हैं, कुछ मैंने देखे, एक आध तो मिला है। तो उसमें एक इंडिविजुअल के जो इंटरेस्ट थे, जब वो मुझे 4 वजारतें जिसमें टूरिज़्म था, मैंने कहा यार ये फ़हीम रब्बानी के पास है। उसने कहा फ़हीम को क्या करना है उसने, तो मैंने कहा मैंने नहीं दी। तो अब ये जो टेबें बन रही है और ये सारी चीज़ें, वो जो पैसे डीलिंग हो रही है, वो कहता है आधे तो मेरे भी, आधे भी नहीं है मेरे, तो ज़्यादा वो ला रहे हैं। तो यहाँ पे ये मसाइल हुए शौकत साहब के एक आध बंदे ने जाके, मैं समझता हूँ कि हमारे मारखोर एरिया से ये इदारे बदनाम हुए, नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये फ़ख्र है आपका, मेरा अतमाद है हमारा। मैं वो वाहिद आदमी हूँ कि नेशनल मीडिया में कहता हूँ कि दुनिया का कौन सा मुल्क है जो एस्टेब्लिशमेंट के बगैर चलता है, कैसे चलता है। मैंने ये कहा कि मैं बाइडन के इंटेलेक्ट पे नहीं कहता, लेकिन बाइडन को क्या पता है अफगानिस्तान की तरह, उसकी रीजनल या फारिस की क्या इंपॉर्टेंस है, ये दुनिया के हर मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट डिसीजन करती है, उसमें उसका माइनस नहीं किया जा सकता। जमहूरियतें भी चलती हैं अपने अपने रोल के अंदर, लेकिन बाद बुनियादी तौर पे पागल लोग मतलब जहनी तौर पे एक इंडिविजुअल के लिए मैं अपने फ़ख्र को मारखोर को कहूँ कि जी इनफरादी गया हुआ, चलो पैसे दिहाड़ी ला ले कि नहीं लाएगा, लाई होनी ठीक लाई, चूँकि अनवार कहता कि इन्हों दिता है तो मैं टाइम लिया। अनवार जो है वो जो है दीन ईमान अपने अपनी अपनी कब्र में जाएंगे। लेकिन मैं ये बुनियादी तौर पर ये समझता हूँ कि हमें मारखोर पे भी फ़ख्र है और हमारा फ़ख्र है, और हमें अपने मुल्क पे फ़ख्र है। ये मस्जिद लाइए, इस पर आने जाने वाले लोग आते जाते रहते हैं। वो मेहदी हसन ने भी कहा था किरदार अदा करके निकल जाएंगे, ये निकल रहे हैं। मैं ये समझता बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से शौकत साहब, चूँकि आप सहाफ़त सियासत, आप एक सियासी तौर पर भी माशाल्लाह, चूँकि आप बड़े कुन नक्श आपका उस हवाले से तजर्बा है, उसमें यह है कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से मैंने ये कहा था हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया, और उस फ़र्ज़ के नतीजे में हमने जो फ़र्ज़ अदा किया है, आज इन लोगों का हक बनता था ये नहीं दे रहे, हम डबल फंड भी देंगे, इख्तियारात भी देंगे, गैर अदालती जंग के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये उनका हक था, 32 साल में नहीं हुए थे। इसमें हमारे मुल्क पाकिस्तान का शमला ऊपर गया। पाकिस्तान मशीयत इलाही और दुनिया की हर जगह पे एक नैरेटिव रखता है, एक मौक़िफ़ रखता है, और हम पाकिस्तान और पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र करते हैं। इस हवाले से
मैं ये समझता हूँ कि जब मुल्क मजबूत हो, जब मुल्क का शमला ऊपर जाए, हमें वहाँ जाना चाहिए। तो कश्मीर के अंदर जो हमारी माँ, बहन और बेटी है, वो सब्ज़ लाली परचम में दुनिया का सबसे बड़ा हाई मिलिट्री जोन, अगर वो सब्ज़ लाली परचम में बाहर निकलती है और उस दरिंदा फौज को सामने फेस करते हुए इस सब्ज़ लाली परचम में उसको ये कहती है कि हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि मकबूजा कश्मीर के अंदर जहाद आज़ादी के परवानों ने जो सैयद अली शाह गिलानी अलैहिर्रहमा के मुंह से सुना कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। सैयद अली शाह गिलानी एक आम लीडर नहीं है, वो मुदब्बर है, आलमी लेवल के, दुनिया उनकी तरफ देखती थी। उनकी पार्लिमानी जदोजहद 1997 की असम्बली में वो वहाँ पे लोकसभा में अपोजिशन लीडर रहे। बुनियादी तौर पे उन्होंने जब ये कहा कि हम पाकिस्तानी हैं, और मैं ये समझता हूँ कि 76 साल में मकबूजा कश्मीर में हमारे बुज़ुर्ग ने, हमारे नौजवान ने, हमारे बेटे ने, हमारी बेटी ने, आप ये देखें कि गैरत और हामियत है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मकबूजा कश्मीर के अंदर रहने वालों में। मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान में जो 27 करोड़ दावेदार हैं, ना वो अपने आप को हुसैन ही कहलवा सके, ना ये कह सके कि हम आले रसूल की सुन्नत पे हैं, ना वो गैरत। तो लोग कहते हैं, मैंने कल एक जगह पे बात की, मैंने कहा उमैया की हुकूमत चली होगी 150 साल, लेकिन वाक़ई करबला ने हर जगह पे एक हुसैनी खड़ा किया। उस हुसैनी ने यह कहा कि मैं इमाम की सुन्नत पर चल के जान दूंगा, लेकिन दीन की अहमियत और गैरत पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। आले रसूल मजलूम नहीं थे, वो इंतखाब थे अल्लाह का, ये सिर्फ वो दे सकते थे कुर्बानी। हिंदुस्तान में हमारी बेटी के सर से इज्जत छीनी जाए, वो 27 करोड़ कहें जी हम कलमा पढ़ते हैं। ये कश्मीरी हैं जिन्होंने एक आज़ान की तकमील में 22 चाहते हैं। ये सिर्फ आले रसूल की वसफ़ पे चलने वाले लोग कर सकते हैं, जो अपने आप को हुसैनी कहलाएं। वो जो 150 साल की हुकूमत है, वो 20 साल ही तो गाले से कातिल नहीं लबे किसे गए न, वो तलब ने सुन, जिनको इक़्तिदार करना होता है। हुसैन जैसे लोग इक़्तिदारों को जूता मारा करते हैं। हिंदुस्तान में 27 करोड़ मोदी के गीत गाए, उसके कलमे पड़े, उस पर ईमान लाए। मकबूजा कश्मीर में जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ देखते हैं, मेरी तरफ देखते हैं। और यहाँ जक्कीबला जैसी दासें, चुड़ैले, मरदूद, लादीन, जिस अपनी मर्जी ने कद और लब जाए पागल, तो फिर रियासत में क्या बनसी जो आपके सामने। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त सूरत हाल है वो आपके लिए, मेरे लिए, हम में से एक ने आगे बढ़ के रोल अदा करना है। अदरवाइज़ इन हालात में मैं ये समझता हूँ कि ये इस वक्त अगर ये आगे बढ़ती है मकबूजा कश्मीर के अंदर मायूसी, आज़ाद कश्मीर में, ये हमारे बहुत सारे महाजिर कैंपों से कल मैंने हमारे साथ, उस पर भी हम इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपके साथ शेयर करेंगे कि जो कश्मीर में हमने महाजिर कैंपों के हवाले से बात की थी कि इनकी पुख्तगी करें। कल हमारी मीटिंग बेसिस के लिए उसकी थी। कल हमने ये कहा कि मैंने कहा जी मैं अपनी तरफ से 10-20 करोड़ स्टार्ट में सीड मनी के तौर पर दे सकता हूँ, इसका कोई हम बनाए। फिर मैंने सऊदी अरबिया के हवाले से, चूँकि ये वो मुल्क है जो हमारे हमेशा हमारे साथ खड़े, और फिर मैंने यही कहा कि जिन इदारों पर फ़ख्र वो इन चीज़ों को, हमारी इस कोशिशों को वो मतलब अच्छी नज़रों से देखते हैं, इनकरेज करते हैं। तो हम इंशाल्लाह महाजिर कैंपों के हवाले से दूसरे, लेकिन जो लोग लड़ रहे हैं, और आपकी जो एक फ़ौज जो अपने से 4 गुना बड़ी फ़ौज के साथ सीना सपोर है बॉर्डर के ऊपर, जैसे सियाचिन जैसे बर्फपोश माज भी हैं, सहरा भी हैं, तो वहाँ पे जो आपका और मेरा सियासी तौर पर रोल बनता है वो ना अदा कर सकें, तो मैं ये समझता हूँ कि इसको तारीख माफ़ नहीं करेगी। लिहाजा हमें चाहते न चाहते आगे बढ़ के रोल अदा करना। ये मैं आपको कामरान साहब बहुत शुक्रिया, आप और यूसुफ साहब चूँकि दोनों आए हुए। मेरा तो ये था कि आजकल चूँकि लोग वस्ती और शर्की के सवाल ज़्यादा करते हैं, और यह पता नहीं क्यों आप जो शर्की वाले हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा जोश का मुजाहरा किया है।
नहीं तो कामरान साहब को मजाक कर रहा हूँ, नहीं मैं उनको मजाक कर रहा हूँ, उनके हल्के मैं उनको उनके हल्के क्या नहीं मैं उनको कामरान साहब को मजाक कर रहा हूँ किसी हवाले से। उसमें यह है कि शर्की के अंदर ये कह रहे हैं कि जी अगर ये जो एक नई बात सामने आई, उन्होंने कहा जी अगर जो कोई हल है उसका तो वो कहते मेरा कि जी ये हल है। अब कामरान साहब ये है कि देखिए जो अनवार साहब के साथ अभी रिसेंट, बल्कि मैं अभी इधर पिक्चर आपको दिखाते हैं जिसमें मैंने अभी पहले कहा कि चौधरी अलीशान सोनी साहब ऊपर ये कार्नर वाला जो रूम है, अनवार साहब बैठे हुए हैं। चौधरी अनवार साहब को उनकी सियासत को इस दफ़ा अगर हम न कूदते, हम इमरान खान को भिम्बर में न उतारते, और माली एक बहुत बड़ी जो हमने चौधरी अनवार को अपने माली तौर पे सपोर्ट किया पार्टी ने, मैं पार्टी के फोरम से किया गया लेकिन किया यकीनी तौर पे मैं नहीं किया होगा, तो जो इस तरह वो इलेक्शन निकालने में कामयाब हो गए। चूँकि चौधरी अनवार ने पहला इलेक्शन 2006 में बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की पार्टी के टिकट पर जीता था, और वहीं से वो तहसील ज़िला एडमिनिस्ट्रेटर बने, और ये ज़मीन ग्रैबिंग पहले कड़ियाँ अपनी सन, लेकिन है कि मतलब पहले भी इसी तरह दबा दबाई को बेवा सी कोई और सी इसी तरह काम। लेकिन अभी ये कि देखिए मेरा ज़ाती तौर पे उनके साथ कोई ऐसी नहीं कि मैं, लेकिन देखे एक हमारे साथी हैं, कल भी हमने चूँकि आजकल रमज़ान में कहीं ना कोई इवेंट होते हैं, मैंने एक बात की कि हमारे भाई हैं जो मक्का में दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला के साथ बात करते हुए क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला सुने आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के हवाले से मेरा नाम भी चल रहा है। कामरान साहब तो यूसुफ साहब, मुझे वो कल उन्होंने भी यही सवाल किया था कि आप किसको वज़ीर आज़म बनवाना चाहते थे। मैंने कहा जड़ा बंदा ईमान नहीं रहती है ना साढ़े ऐसा ठीक से। मैं कहा मेरी काटी याद आया, ये जो अयूब खान को हमने याद किया ना उसके जाने के बाद, ट्रक में लिख लिख के कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, तो मेरे हवाले से भी मैंने देखा कि छोटी छोटी दुकानों पे कोई रेडियो से सुन रहा है, कोई किसी कमेंट्री से सुन रहा है, लेकिन वो तनवीर को एक दफ़ा याद जरूर कर रहा है। 15 अरब की सब्सिडी दी, आटा 1 रुपये महंगा नहीं किया। आप ये देखें कि कोई चीज़ महंगी की, और मैंने अभी ये कहा हुआ है कि आटा लोगों को घरों में मिला करेगा। ये रियासत का काम है, रियासत उठर बजाने का नाम नहीं होती। मैंने ये कहा कि जब मेरी मतलब बहन ने मेरी तरफ देखा, उसने कहा सर हमारे लिए कनोला भी नहीं है, तो वो तकलीफ नहीं देखी जा सकती, उसकी आंखों में नहीं देखा जा सकता था। हमारे उस वक्त के वजीर हमारे भाई माजिद खान ने, उसने कहा कि जब जर्मनी वालों ने पैसे रोक लिए, उन्होंने कहा जी आप पैसे गलत इस्तेमाल कर लें। जब आबास इंस्टीट्यूट अंडर कंस्ट्रक्शन था तो माजिद खान और 2 हमारे वज़राए उस वक्त के थे, उनको जर्मन पार्लियामेंट के सामने जाके माफ़ी टेंडर करनी पड़ी। माफ़ी जमा हुई स्टैम्प पेपर के ऊपर। हमारे 3 वज़राए इकराम ने जर्मन पार्लियामेंट में जाके कहा कि अगर पैसों में कोई मिस अप्रोप्रिएशन हुई, कोई एम्बेजलमेंट हुई है, हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, आप हमें और फंड रिलीज़ करें। तो उस वक्त के शायद को 5 अरब था जो आबास इंस्टीट्यूट का जो रिमेनिंग पैसा था, जर्मन पार्लियामेंट ने ओके किया, फिर जर्मन गवर्नमेंट ने वो पैसे दिए, आबास इंस्टीट्यूट बना। और आबास इंस्टीट्यूट में बहन ये कह रही है कनोला नहीं है। तो मैंने माजिद खान को ये कहा, ये जो कह रहे हैं ना कि वो पैसे, मैंने माजिद खान को कहा कि मैं अपने अकाउंट से 3 करोड़ रुपया देता हूँ आबास इंस्टीट्यूट को। तो माजिद खान ने मुझसे टाइम मांगा। मुजफ्फराबाद सिटी से हमारे उस वक्त के PTI के 3 लड़के थे यूथ में। इस आबास इंस्टीट्यूट के नीचे स्टोर में 4 करोड़ 70 लाख की दवाइयाँ पड़ी हुई थी। ये सारी चीज़ें वो लोगों को नहीं दे रहे थे। 4 करोड़ 70 लाख की। मैंने समझा कि इन मरीजों की हालत ये है कि इनको मैं अपनी तरफ से पैसे दूँ, तो 4 करोड़ 70 लाख का माल नीचे पड़ा हुआ था जो बेचा जाता है, जो लोगों को नहीं दिया जाता। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि रियासत के लोगों पे एक अज़ाब है। कोई भी बनता, मैं ये कहता हूँ, मैं इस मतलब अल्लाह ताला ने इतना ज़हन, इतनी मतलब बर्दाश्त दिया कि हर जगह पे सरदार तनवीर होगा तो हालात ठीक होंगे। कोई भी होगा हमसे बेहतर होगा, हमसे अच्छा सोचता होगा। बहुत लोग हैं हमसे ज़्यादा अक्लमंद है, हमसे बेहतर टैलेंटेड होंगे, लेकिन भावे वो ना जरा उससे मक्की दुआ कर ऐसे कि अल्लाह ताला सुना मेरा नाम भी चल रहा है। इस पे कालम की हेडिंग बड़ी अच्छी बनती है ना, क्या सुना अल्लाह ताला मेरा नाम भी चल रहा है। और अगर अल्लाह ताला मेरा नाम उसमें है
तो मैं ये समझता हूँ, मेरी राय है, आपको अल्लाह वो कहता है, अल्लाह ताला की मेरी राय है, आप अगर तजिया करें, क्या अल्लाह ताला को करेंगे, अल्लाह ताला अगर आप तजिया करें तो इन सब में मैं ज़्यादा बेहतर हूँ। कामरान साहब हम दसो, मैंने कहा खुदा की कसम अगर वो भी बनता इससे बहुत बेहतर होता, क्योंकि अल्फाज के चुनाव में गल लोग नीयत के अच्छे हैं, कोई भी आदमी उनको नीयत का मार्जिन दे। उसने अल्लाह ताला को कहा कि आप तजिया करें, चूँकि सुबह शाम मजर पर साहब वो टीवी में 10-10 के करिए आप तजिया करें, वो अल्लाह ताला को कहता है। एजाज भाई साहब किधर गए? एजाज भाई साहब हमारा एक मिनिस्टर है मक्के में, अल्लाह ताला को कह रहा है कि अगर आप तजिया करें तो जिनके नाम चल रहे हैं उन सब में मैं बेहतर हूँ। मैंने कहा टीवी ने इतना असर डाला हुआ है, तो मैंने कहा वो भी होता क्योंकि नीयत का अच्छा है अल्फाज की। अब भाई साहब हम तुम दसो मीडिया का कितना असर है कि अल्लाह को कह रहा है कि तुम तजिया कर दो, सारे में बेहतर मार्केटिंग कर रहे हैं। सत्तार साहब फरहाद खोकर न्यू टीवी से इस तरफ से। अच्छा सर जी, जबकि अनवार हुकूमत आई है, सरकारी मुलाजमिन दूसरे मुलाजमिन जो है वो कश्मीर में सरापा एहतजाज है, अफरा तफरी है, आए दिन एहतजाज होते हैं, आप इसमें क्या कहेंगे सर? देखिए ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में पहले भी एक सवाल का शायद एक हिस्सा रह गया था। आज़ाद कश्मीर में बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि जो आपका नैरेटिव था, देखिए आज़ाद कश्मीर के लोग ये कहते हैं कि हम अपने मुल्क की दफ़ाई फसील है। आज़ाद कश्मीर के लोग ये कहते हैं कि हम अपने मुल्क की दफ़ाई फसील है और हमारी लाशों से गुजर कर हमारे मुल्क तक पहुँच सकता है, और ये अनपेड सी भाई अपने मुल्क के साथ कमिटमेंट रखती। देखिए कश्मीर वायद है कि जो बाई चाइस पाकिस्तानी बने, यानी जो हिंदुस्तान की आज़ादी का फार्मूला उसमें बहुत से इलाकों के पास चॉइस नहीं थी, लेकिन जो प्रिंसली रियासतें थी जो उस वक्त के करीब 500 थी। देखें जो मुग़ल एरा में जो रियासतें बरकरार रखी गई, यानी किसी रियासत में ये बहुत बड़ा, आप में से जो इसको सहाफ़त को या तारीख़ को पढ़ रहे होंगे कि एक जब मुतनब्बा का जो कानून था अडाप्टेड का, यानी अगर मेरे किसी रिश्तेदार के या मकबूल साहब के रिश्तेदार कोई हाकिम हो, नवाब हो, प्रिंस, उसकी औलाद नहीं है लेकिन उसने किसी से बच्चा उधार ले लिया या बच्ची उधार ले ली, तो वो रियासत बरकरार रहती थी। अंग्रेज़ ने ये कानून ख़त्म किया, और जैसी की रानी वाला जो आपने देखा जो रियासत थी, वो पहली लड़ाई हुई अंग्रेज़ की कि जो जैसी की रानी की जो रियासत थी इसकी पहली लड़ाई थी, क्योंकि ये जो रानी थी जैसी वाली ये अडॉप्टेड प्रिंसेस थी। अंग्रेज़ ने रियासत पे कब्ज़ा करना चाहे, लड़ाई शुरू हो गई। तो बुनियादी तौर पे जो कश्मीर है ये कश्मीर प्रिंसली रियासत थी जो 35 और 370 की बात हो रही है, और कश्मीरियों ने खुद ये फैसला किया। 84% आबादी मुसलमान थी, महाराजा हिंदू था, वो अभी नरम दिली वाक़या हुआ था उस वक्त, वो पाकिस्तान के हक़ में जाना चाहता था। ये आखिर की एक अलग है, इस पर फिर अभी आपसे बात करेंगे। लेकिन कश्मीरी बाई चाइस पाकिस्तानी बने, और सबसे ज़्यादा कमेंटमेंट सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ अगर किसी ने दिखाई होगी तो इन लोगों ने दिखाई होगी। इस हवाले से हमें इन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए। सरदार साहब मेरा आपसे सवाल यह है कि आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर की एक अलग हैसियत है, और आप भी कश्मीरी हैं, तो वहाँ पर जो सियासी जमातें हैं वो गैर रियासती हैं। आप भी जिस जमात के साथ आपका ताल्लुक है वो भी कश्मीर की जमात नहीं है, तो जो आज़ाद कश्मीर है वो आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप ही है। तो मुझे ये बताएं कि जब भी हुकूमतें यहाँ पर जो तब्दील होती हैं वहाँ पर भी तब्दील कर दी जाती है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए मैं ये समझता हूँ कि देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि कश्मीर एक शुरू से उसकी कोई 4-5 हज़ार साल तारीख है, लेकिन ये जो 19 जुलाई को गाजी मिल्लत रहमा के घर पे करारदाद मंजूर हुई थी जो पाकिस्तान बनने से 3 हफ्ते पहले, उसी करारदाद का हमने हया किया। तकरीबन 19 जुलाई 2023 को रावलाकोट जो खित्ता है गाजियों के, शोधा के, मुजाहिदों के, और वो लोग जिन पे फ़ख्र किया जा सके उनके वर्षा का, और वहाँ पे पुंछ के मकाम पे ग्रैंड जिरगा ने उसी का हया किया।
आप देखें कि अमेरिका की कितनी रियासतें चल रही हैं, एक मतलब उनकी बाज़ रियासतें ऐसी हैं जो 58 इस्लामिक मुल्कों से एक रियासत का बजट ज़्यादा है, जो अमेरिका की रियासत है। वो तो कोई अलग की तहरीक नहीं। तो हमने ये कहा हुआ कि कश्मीर रियासत है और इसकी पग और इसकी उस पर शमले पे कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन वो रियासत है पाकिस्तान। तो जो गाजी मिल्लत के घर पे फैसला हुआ था करारदाद की सूरत में, उसी को अली शाह गिलानी ने भी इंडोज किया, उसी को हम जैसे जो खाकसार हैं, सरदार तनवीर जैसे हम भी इंडोज कर रहे हैं। वो रियासत है, रियासतें सूबे इलाके मिलके। आईने पाकिस्तान में पहले ये था कि ट्राइबल एरियाज एंड टेरिटरीज अदरवाइज इन पाकिस्तान। अभी आपने ट्राइबल एरियाज देखे, कश्मीर के हवाले से ये जो सरकार ने बैंकों की चेकबुक की और जाली काम किया, मैंने ये कहा हुआ है कि ये रियासत 24 करोड़ के दिलों में बसती है। आप लाहौर में खड़े होकर देखें कि एक कश्मीर और कश्मीर की रियासत से एक लाहौरी कैसे प्यार करते। आप गुजरांवाला में देखें, आप बकवाड़ा सहीवाल में देखें, यही आपको हैदराबाद और सक्कर में कहीं भी इख्तलाफ होगा, कश्मीरियों के साथ किसी का कोई झगड़ा नहीं है। उनके लिए सिंधी है, बलोची है, पठान है, बाजू फैलाए खड़ा। कश्मीर के लिए सारी कौम एक होती है। 24 करोड़ ने कभी कोई इख्तलाफ किया होगा कश्मीर के हवाले से नहीं। आप ये देखें कि कराची जैसे शहर में महाजिर पंजाबी लड़ाई हुई, सिंधी महाजिर लड़ाई हुई, पठान सिंधी पठान महाजिर लड़ाई हुई। कश्मीरी वाहिद थे कि जिनको महाजिर भी दिल से लगा रहा था, सिंधी भी लगा रहा था, आज भी लगा रहा है। कश्मीरियों को हमेशा सिंपैथी मिली है, कश्मीरियों के साथ किसी का कोई इख्तलाफ नहीं था। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। क्योंकि तरावी का वक्त हो गया, हम इसको क्लोज कर रहे हैं। अभी तरावी आज़ान हो गई है। एक दौर था कि आप इमरान साहब के मखसूस दोस्तों में से जाने जाते थे और एक वक्त आया कि आप इमरान खान के मुखालिफ खड़े हुए और आपने इमरान खान के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल किया। अब क्या समझते हैं, मेरा सवाल है आपसे कि क्या अब दोबारा कभी आपका इत्तेफाक हो सकता है कि आप पीटीआई में शमूलियत करेंगे? एक दो बातें मैं आपसे गुजारिश करूँ कि मेरा जो इमरान खान के साथ मौक़िफ़ था, इमरान खान ने मेरी किसी बात पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया था। इसका मतलब है कि जो मैंने कहा था वो साजिश था और वो थोड़ा बताया था, और वो मैंने थोड़ा बता के कोई इमरान खान पे एहसान नहीं किया था। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे आप चलते हैं कि किसी बात का राजदार होने का ये मतलब नहीं है कि सारी चीज़ें बाहर रखें। लेकिन उसी दौरान मैंने जब इमरान खान पे शदीद तनकीद की, उस दौरान मैंने कहा था कि इमरान खान की जो अच्छाइयाँ थी, यानी उसने इस चप्पल को, शलवार कमीज़ को, ये दूसरी चीज़ों को जहाँ पे उसने अच्छा कहा, मैंने कहा कौमी गैरत, मैंने कहा मैं मदीने से बाहर निकले। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इमरान खान की एडमिनिस्ट्रेटिव कमज़ोरियाँ थी, इमरान खान को कानून का कच्चा था, बहुत सारी वजह से हमें नुकसान हुआ। पीटीआई के सारे लोगों की हमदर्दियाँ थी। सियासत में सारी चीज़ें मुमकिन होती हैं। इस्तेकाम पार्टी के हवाले से आपने एक बात की थी, देखें हम उसमें थे, इसमें जो अब था शायद सवाल के पीट गई, कोई पीटी शीटी नहीं है, जो कि इलेक्शन तारीख का बदतरीन इलेक्शन था। कौन सा इलेक्शन था? तो इसलिए इलेक्शन उस तरफ नहीं था, होना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो हो गया हम कहते हैं अच्छा हुआ, बेहतर हुआ, ठीक हुआ। तो उसमें यह है कि पार्टियाँ चलती रहती हैं। सियासत में आपको पता है नवाज शरीफ के साथ कितनी दफ़ा हमने क्या कुछ किया, फिर नवाज शरीफ आ जाता है, चूँकि उसने तुसी जरा गैर फाल कर दियो, नायल कर दियो, गलत कर दियो, तुसी कदे सही किया ही नहीं, उन्होंने आवाम वोट दे दी है, तुसी कोई और कर लेने हो। तो वो इसका मतलब है कि जो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले थे वो ठीक नहीं थे, जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ फैसले ठीक नहीं थे। तो ये चीज़ें चलती रहती है जो हमारे हवाले से था कि इस्तेकाम, हम इस इस्तेकाम में हूँ या उस इस्तेकाम में हूँ, आप ये समझे कि हम जिधर होंगे रब कायनात से दुआ यह कि उधर इस्तेकाम हो और इस्तेकामत से इस्तेकामत बढ़ेगी। आप तमाम